नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम। मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। भारत निर्वाचन आयोग ने 29 मार्च को कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राज्य में एक चरण में चुनाव होगा। 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना होगी। बता दें कि कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। बीते शुक्रवार गुजरात हाईकोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अदालत ने सीएम केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने पीएम की डिग्री प्रमाण पत्र पर विवरण मांगा था। बंगाल के हावड़ा के शिवपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा पर गुरुवार को पथराव के बाद हुई हिंसा शुक्रवार सुबह फिर भड़क उठी। आसपास के हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया है और जमकर पत्थरबाजी भी हुई। इस घटना की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका सोमवार को कोर्ट सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 30 मार्च को रामनवमी के दौरान बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हुए हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई है और 18 से ज्यादा लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 28 मार्च को उमेश पाल अपहरण केस में फैसला सुनाया। कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि इस केस में आरोप था कि 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण कराया। मारपीट करने के बाद परिवार समेत जान से मारने की धमकी देते हुए कोर्ट ने जबरन हलफनामा दाखिल कराया गया। वर्ष 2007 में मायावती की सरकार बनने के बाद उमेश पाल ने 5 जुलाई 2007 को अतीक और अशरफ समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को पलटते हुए बीते मंगलवार जामिया हिंसा मामले में 11 में से 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की अपील मंजूर कर ली है। दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट सरजील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा और 8 अन्य को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। संसद में हंगामा और नारेबाजी के बीच ही बीते सोमवार जम्मू कश्मीर के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट के साथ फाइनेंस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में वित्त विधेयक 2023 को पेश किया था। उच्च सदन की बैठक में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जो आवश्यक दस्तावेज सुबह सदन के पटल पर नहीं रखे जा सके थे, उन्हें रखा गया है और उन्हें मान लिया जाए। रक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च को भारतीय कंपनियों से नौसेना के लिए 11 गश्ती जहाजों और 6 मिसाइलें दागने में सक्षम युद्धपोतों के निर्माण का सौदा 19,600 करोड़ रुपए का किया है। कंपनी को ये आदेश 2027 तक पूरा करना होगा। बता दें कि 11 गश्ती जहाजों के निर्माण का सौदा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के साथ किया गया है। इन जहाजों पर कुल 9,781 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भारत ने 30 मार्च को पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। भारत ने पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट पर रोक लगा दी। भारत सरकार ने देश के कानून का हवाला देते हुए पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने की मांग की थी। ट्विटर पर जारी नोटिस के अनुसार कानूनी मांग पर पाकिस्तान सरकार के अकाउंट को रोका गया है। पाकिस्तान में गुरुवार सुबह तालिबानी आतंकवादियों ने हमला करके 4 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। बता दें कि आतंकियों ने सड़क किनारे एक पुलिस वाहन को बम से उड़ा दिया, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। दरअसल अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मरवंद में पुलिस स्टेशन पर हमले का जवाब देने के लिए जा रहे पुलिस वाहन पर आतंकियों ने बम से हमला कर दिया। अमेरिका की एक अदालत ने बीते बुधवार भारतीय कर्मचारियों को लेकर अहम फैसला दिया है। अमेरिकी अदालत ने कहा कि H-1B वीजा धारकों के जीवन साथियों को अमेरिका में काम करने की इजाजत होगी। जिला जज तानिया चुटकन ने सेव जॉब्स यूएसए संगठन की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में ओबामा युग के उस नियम को खारिज करने की मांग की गई थी।
भारतीय रेलवे ने हरियाणा में रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण पूरा कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हरियाणा का मौजूदा ब्रॉड गेज नेटवर्क 1701 किलोमीटर का है, जिसका 100% विद्युतीकृत हो गया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हरियाणा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण से राज्य को कई फायदे मिलेंगे। इन दिनों जम्मू कश्मीर में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। श्रीनगर में गार्डन को 20 मार्च को खोला गया था और अब तक 1,35,000 पर्यटकों ने खिले हुए फूलों को देखा है। बता दें कि डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच स्थित ट्यूलिप गार्डन में 68 किस्मों के ट्यूलिप के पौधों को लगाया गया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर जिले के खड्डा तहसील में बुधवार को आयोजित समारोह में 422 करोड़ रुपए की लागत से 329 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और 1,546 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विधानसभाओं में 461 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तो वहीं सीएम योगी श्री गांधी किसान इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशीनगर जिले के साथ विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं। सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकियों को मिलने वाली फंडिंग पर रोक के लिए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आतंकियों को फंडिंग करने वाले 350 ठेकेदारों का काम तत्काल प्रभाव से रोककर उनमें से 40 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। अब इन्हें सरकार के किसी भी प्रकार के काम का ठेका नहीं दिया जाएगा। भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जिसे लेकर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 29 मार्च को जानकारी दी। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का कुल निर्यात 750 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। यह अब तक का सबसे अधिक निर्यात है और ये उपलब्धि आजादी के 75वें वर्ष में हासिल हुई है, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश में घरों की मांग में मजबूती बनी हुई है और 7 प्रमुख शहरों में जनवरी-मार्च 2023 के दौरान बिक्री में 14% की वृद्धि रही है। बीते सोमवार को आई रियल एस्टेट कंसल्टेंट एनराक के अनुसार जनवरी-मार्च 2023 की अवधि में 1.13 लाख इकाइयों की बिक्री हुई है। पिछले वर्ष 7 शहरों में 99,550 घरों की बिक्री हुई थी। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एनराक के अनुसार मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु समेत हैदराबाद में सर्वाधिक बिक्री दर्ज की गई। ट्विटर ने 31 मार्च से ट्विटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेरिफिकेशन सर्विस शुरू कर दी है। ट्विटर ने ट्वीट कर बताया कि वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन सर्विस को विश्व स्तर पर जारी कर दिया गया है। जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस को लेते हैं, उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के आगे चेक मार्क के साथ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो भी मिलेगा। ये लोगो ऑर्गेनाइजेशन की ट्विटर प्रोफाइल में भी शो होगा। इसके साथ ही ट्विटर ने बताया कि भारत में इसकी कीमत 82,300 रुपए प्रति माह है। केंद्र सरकार ने 29 मार्च को देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 7,432 त्वरित चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। बता दें कि फिलहाल देश में कुल 6,585 चार्जिंग स्टेशन हैं। नए 7,432 स्टेशनों से ईवी के चार्जिंग का नेटवर्क बढ़ेगा। वहीं सरकार ने इसे मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 28 मार्च को अर्जेंटीना और कोरासाओ के बीच खेले गए फ्रेंडली मुकाबले में मेसी ने हैट्रिक दर्ज कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने मैच में अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हुए 100 गोल पूरे कर लिए। ऐसा करने वाले वे पहले अर्जेंटीना के खिलाड़ी बन गए हैं। बता दें कि अर्जेंटीना की टीम ने इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में कोरासाओ को 7-0 से रौंद दिया। मैच में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने 3 गोल दागे। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू के खिलाफ 28 मार्च को मध्य प्रदेश के इंदौर में शिकायत दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि तापसी पन्नू ने सनातन धर्म की छवि को ठेस पहुंचाया है और इसके साथ ही उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। दरअसल एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने एक फैशन शो में रैंप वॉक करते समय एक लक्ष्मी जी का लॉकेट पहना हुआ था और उस दौरान उन्होंने रिवीलिंग ड्रेस पहना हुआ था, जिसे लेकर ये मामला दर्ज कराया गया है। देश में मध्य आय वाले नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के उद्देश्य से सरकार आयुष्मान भारत योजना का दूसरा चरण आयुष्मान योजना 2.0 की तैयारी कर रही है। इस योजना के जरिए सरकार देश के करीब 40 करोड़ लोगों का मुफ्त में इलाज करेगी, जिसके लिए नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय जनसंख्या के इस वर्ग को स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए प्रस्तावित योजना की रूपरेखा पर काम कर रहा है।